ये वाला सीरियल तो देखा होगा जो महाभारत आई थी, उसमें आपने इनको जानते हो कि मामा शकुनी। तो आप इनकी स्माइल देख रहे हो, आप कैसी स्माइल है इनकी? सार्डोनिक स्माइल है, फेक स्माइल करते थे। कैसी फेक स्माइल? तो इनका डायलॉग एक बहुत अच्छा है, कहा मेरे बच्चे, इस तरीके से ये लोग बात करते थे। याद है आपको? ये वाला एक सीरियल आपने देखा होगा जो नई वाली महाभारत आई थी, उसमें था ये वाला सीन। डायलॉग जो था वो इस तरीके से था, मेरे बच्चे, मैंने बोला था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मन भूमि में खेला जाता है। इस तरीके से एक डायलॉग था, ठीक है। तो वो एक सार्डोनिक स्माइल, तो आप इसको याद कर सकते हैं, मॉक मतलब फेक फेक स्माइल, ठीक है। वैसे मैंने आपको ये दोनों तरीके से बता दिया, ट्रिक से भी बता दिया और वैसे भी, ठीक है। आगे चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम और राम राम सभी को। तो गाइस, एफ कैट की वीडियोस पे आपने बहुत प्यार दिया, तो आप सभी के लिए एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इस अकेली एक वीडियो से आपके 40 क्वेश्चन, लिटरली बोल रहा हूँ 40 क्वेश्चन सही होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसे बैठ के वीडियो देखनी है, ठीक है। और 40 क्वेश्चन कौन कौन से बता रहा हूँ मैं? PQRS क्वेश्चन, जो कि बहुत ईजी होते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग होता है। उसमें टाइम कैसे बचाना है, टोटल 12 ट्रिक हैं उसके अंदर, 12 रूल हैं मेरे। 12 रूल आपने पढ़ लिए तो आपके कभी भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है आपका एंटोनिम और सिनोनिम, वो आपको नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं अभी रिसेंट वाले एग्जाम्स में आपको लगा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो आपको लगाना है। कॉमन सेंस, जो भी चीज़ें मेरी खुद की, मतलब ये पर्सनल ट्रिक्स हैं, मेरी खुद की हैं। तो आप ये देखो एक बार, और एक बार सीखो कि किस तरीके से ऑन द ग्राउंड जब आप एग्जाम में दे रहे होगे, एग्जाम में बैठे होगे, तो आपको कितनी नॉलेज है। नॉलेज के साथ साथ पेपर को करना कैसे, सॉल्व कैसे करना है, उसका तरीका क्या होता है, वो वाली चीज़ है, ठीक है। और बस इतना ही है, और बस आप वीडियो देखो और मजे लो, ठीक है। और एक चीज़ और गाइस, प्लीज़ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वो जरूर से ज्वाइन करना प्लीज़। मैं उसको रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आपको पर्टिकुलर वीडियो के लिंक और जो भी मैं प्लेलिस्ट वगैरह जो भेजता रहता हूँ, नोट्स वगैरह, तो वो आपको वहाँ पे डेली के डेली मिलते रहेंगे। और डेली करंट अफेयर की क्विज आती है वहाँ पे, और एक मैपिंग वाली सीरीज है, ठीक है। दोनों आपको वहाँ पे डेली मिलेंगी, फ्री है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप नीचे टेलीग्राम उसका लिंक है, उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जो भी है वो कर दिया करो यार, मैं बोलता बोलता ज़्यादा हूँ नहीं, ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम लोग CDS एग्ज़ाम जो 1 2023 के अंदर जो पहला हुआ था, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे पूरे पेपर को। कैसे गाइज? मेरी ट्रिक्स के थ्रू। गाइज मेरी ट्रिक्स आपको एग्जाम टाइम पे, अभी तो आपको लगेगा कि यार ये बकवास कर रहा है, बट जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तब आपको फील होगा कि यार हाँ, जिस भी बंदे से पढ़ा था या पढ़ी थी, उस बंदे ने लिटरली जो अपनी ट्रिक्स बताई हैं वो यूज़फुल हैं और एग्जाम में काम आती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। गाइज सबसे पहले हम लोग करेंगे एंटोनिम और सिनोनिम। देखो गाइस, इसके लिए दोनों के लिए एक ही ट्रिक है, वो है नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ अगर आपको कॉमन सेंस वाली एक ट्रिक है, अगर ये दो चीज़ आपको लगानी आ गई, अप्रॉक्स टू बी 8 क्वेश्चन, लेकिन आपकी कॉमन सेंस थोड़ी सी अच्छी है तो 10 में से 10 भी आप करके आ सकते हो बिना पढ़े। मैं ये नहीं बोल रहा आपको उसके लिए पढ़ने की या फिर थोड़ी बहुत, बस आपको ये होना चाहिए कुछ वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, मतलब कटी ठह पे ठप ना हो आदमी, है ना। और थोड़ा बहुत उसको, थोड़ी बहुत नॉलेज, बेसिक इंग्लिश नॉलेज होनी चाहिए, उसको पढ़ना आना चाहिए। और कुछ जो होते हैं ना कि जो सब, जिनके मतलब सबको पता होंगे, जिनके मतलब क्लास 11th और 12th वाले बच्चों को पता होंगे, उन वाले वर्ड्स का आपको जनरली मतलब पता होना चाहिए। मैं क्लास की बात कर रहा हूँ, क्लास 11 12 वाले बच्चों को जो मीनिंग होते हैं उनके मतलब पता होंगे। तो आप उतना, अगर आपकी नॉलेज है तो आप बड़े आराम से कर लोगे। अब आता है नियरेस्ट इन द मीनिंग। सिनोनिम का इसमें जो हमें ढूंढना है वो नियरेस्ट ऑफ द मीनिंग ढूंढना है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताना है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं, नियरेस्ट बताना है, ठीक है। अब इसके अंदर याद रखना, मैं कोई भी क्वेश्चन रैंडमली करवा सकता हूँ, बिकॉज मैं पहले वो क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए कि अच्छा ऐसे करते हैं वाले क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो ये वाले क्वेश्चन ही कर लेते हैं। देर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट एंग्जिस फॉर द वर्क, ठीक है। मतलब जो भी प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट हैं, ठीक है, वो एंग्जिस हैं, मतलब अब मतलब ये कॉमन सेंस से होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है, और आपको कॉमन सेंस नहीं भी है तो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। वो एंग्जियस है, कंपोज का मतलब होता है मतलब बहुत ही शांत शांत व्यवहार की, ठीक है, बहुत ही शांत व्यवहार, उसमें कुछ भी नहीं है। ईगर का मतलब तो आपको पता होगा एंग्जियस ही होता है, इसका आंसर वैसे यही होगा। इंडिफरेंस और प्रोमिनेंट तो आंसर होगा नहीं। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ भी मातापच्ची नहीं करनी है, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, CS वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये भी कॉमन सेंस वाला है, बट इसके अंदर देखो किस तरीके से आपकी कॉमन सेंस लगेगी। द पावर ऑफ मोनार्की वाज सर्कमस्क्राइब्ड बाय द न्यू लॉ। सर्कमस्क्राइब, देखो सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है एक सर्कल बना दो, इसके अंदर ये वाला समझो कि ये एरो है, ये वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट अगर यहाँ जाएगा फिर टक्कर खाएगा, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ, मतलब इसी के अंदर ही रहेगा वो, इस सर्कल के बाहर नहीं जा सकता। समझो, मतलब ये वाला पॉइंट है, समझो तो ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, मतलब इसके अंदर ही रहेगा, मतलब वो इसके बाहर नहीं नहीं जा पाएगा, इस वाले एरिया के अंदर इसके बाहर नहीं जा पाएगा, वो सर्कमस्क्राइब्ड है, ठीक है, वो उसके अंदर बंधा हुआ है। तो जो मोनार्की बाय द न्यू लॉ, कौन से लॉ? एक नए लॉ की वजह से। तो सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होगा, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। अब इसमें ये पहला ही हो गया कंस्टेंट, मतलब वो उसके अंदर ही रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। नेचुरलाइज, ये सब न्यूट्रल वर्ड है। नेचुरलाइज, सर्कमवेंट, सर्कमवेंट का मतलब गाइस होता है एक्चुअली में बिगाड़ना, खराब करना, ये भी नहीं होगा। नोटिफाइड का आपको सबका मतलब पता होगा, तो ये वाले वर्ड्स तो आंसर नहीं होगा। कांस्टेंट, कंस्टेंट मतलब होता है उसके अंदर ही रहना, उसके बाहर वो ना जा पाए, कंस्टेंट है, उसकी उसकी एक लिमिट है, ठीक है। ये वाला भी आपका कॉमन सेंस से हो गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस से हो गए पहले। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
चलो पहले ये वाला कर लेते हैं, इसमें आपका एक नेगेटिव पॉजिटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। देखो इस जब भी कभी एक सेंटेंस दिया रहेगा ना, तो आपको एंटोनिम सिनोनिम का डायरेक्ट बहुत ईजी हो जाएगा ढूंढना, बिकॉज उससे आप उस वाले वर्ड का मतलब निकाल सकते हो कि भाई इस वाले वर्ड का मतलब नेगेटिव है, इस वाले वर्ड का मतलब पॉजिटिव है, इन दोनों में से कौन सा है। ठीक है, आप यहाँ पे खुद बता दोगे कि इसका मतलब क्या है। द पार्टी लीडर एग्जॉर्टेड हिज मेंबर टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ देयर गवर्नमेंट। मतलब उसने अपने अपने जो पार्टी का लीडर जैसे मोदी जी हैं, वो अपने मेंबर को क्या चीज़ करेंगे, मोटिवेट करेंगे ना यार, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव तो इसका मतलब है नहीं, इसको यहाँ से रब कर देते हैं। मतलब उन्होंने मोटिवेट कराया उनको एक ठीक है, उनको एक मोटिवेशन दी है। ठीक है, हिज मेंबर टू स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ देयर गवर्नमेंट। अब यहाँ पे 4 वर्ड है। एक हो गया एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है यार उम्मीद रखना। अब मोदी जी को ऐसे तो होगा नहीं, मतलब ये एक तो एक न्यूट्रल वर्ड है। ठीक है, अर्ज का मतलब देखो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, मतलब अर्ज मतलब एक उनसे अर्ज करना, उनसे बोलना, उनसे अर्ज करना। ठीक है, फैसिलिटेट एक न्यूट्रल वर्ड है और डिस्करेज एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो नेगेटिव वर्ड तो आंसर ये तो काट दो, ये भी काट दो और ये भी काट दो, तो एक ही बच गया आपका अर्ज। ठीक है, तो आपको मतलब थोड़ा सा एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो वर्ड था इसका मतलब होता है किसी से वो रखना, क्या बोलते हैं, उम्मीद। उम्मीद रखना है, यहाँ पे उम्मीद थोड़ी ना रखेंगे मोदी जी अपने मेंबर से। ठीक है, उनसे तो उम्मीद नहीं होती, उनको मोटिवेट किया होगा, उनको अर्ज किया होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना कि ये। ठीक है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन को अगर आप देखोगे और पढ़ोगे और थोड़ा सा उसका मतलब निकालने की कोशिश करोगे तो आपके क्वेश्चन यूजुअली हो ही जाएंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। वी कॉट हिम ईव्स ड्रॉपिंग आउटसाइड द विंडो। अब समझो ये आपका कोई रूम है। ठीक है, ये आपका रूम है, यहाँ पे आपकी विंडो, ये गेट हो गया। तो यहाँ पर आपने एक बंदे को देखा कि वो ऐसे कान कुछ कर रहा है, वो यहाँ पे ईव ड्रॉपिंग। आपने को इसका मतलब नहीं पता है अभी। ऑप्शन में आपके सामने आंसर दिया हुआ है, आपको सिर्फ ढूंढना है। वंडरिंग एमलेसली, आपकी विंडो के आसपास कोई ऐसे एमलेसली घूमेगा, बिल्कुल नहीं। टॉकिंग लाउडली, हो सकता है एक बार पॉइंट इसको नोट डाउन करते हैं, क्या पता इसका मतलब ये हो, क्या पता। लेकिन ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब कुछ लग रहा है यार, मतलब कुछ ईव्स मतलब कुछ कानों से रिलेटेड है, ईयर से कुछ रिलेटेड है वो। ठीक है, ईव्स ड्रॉपिंग कर रहा है वो। लिसनिंग सीक्रेटली, बिल्कुल ये वाला मतलब ये, अगर आप इन दोनों में से ऑप्शन को चूज करोगे तो आपको बेसिकली आप मेरे हिसाब से इसको ज़्यादा वेटेज दोगे। और रिफ्लेक्टिव कामली तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, इसको यहाँ से काट देते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो केवल एक ही बच गया, लिसनिंग सीक्रेटली। मतलब आपने इसको बिल्कुल भी, आपको इसका मतलब नहीं पता था, बट ये कॉमन सेंस से हो गया। मतलब यहाँ पे इसको आप लगा के देखो, वी कॉट हिम लिसनिंग सीक्रेटली आउटसाइड द विंडो। ये वाला अगर यहाँ पे आप पुट ऑन करोगे तो एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है, परफेक्टली मैच हो रहा है। वी कॉट हिम लिसनिंग सीक्रेटली आउटसाइड द विंडो। इजी था। चलो देखो गाइज, वैसे टू बी ट्रू आपको 1000 से लेके 2000 वर्ड्स के मतलब ग्रुपिंग मेथड से मैंने याद करवा रखे हैं। बट द थिंग इसकी अभी एग्जाम बहुत पास में है, तो वो याद करवाना इज़ लाइक ऐसे फटाफट नहीं होगा, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट ग्रुपिंग मतलब एक वर्ड से आपको कई सारे वर्ड हो जाएंगे याद। ठीक है, तो ये आपको होना चाहिए, ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ग्रुपिंग मेथड की मैं एक लास्ट में एक वीडियो लगाऊंगा, तो उससे क्या आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये होता है ग्रुपिंग मेथड, इससे भी अपन याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इससे पहले ये अलग कर लेते हैं। देखो तो जूम करते हैं इसको। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करना, ये पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट होगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार इसको प्लीज़ ट्राई करना, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से, एक बार ट्राई करके देखना। सच ट्रेडिशनल मेथड सीम इन कांग्रेस इन आवर टेक्निकल एज। जो ट्रेडिशनल मेथड है वो इन कांग्रेस, मतलब आपको इतना पता चल रहा है कि नेगेटिव है पॉजिटिव, बस इतना बता दो, नेगेटिव है। ठीक है, इतना बता दिया कि अपनी टेक्निकल एज के सामने जो ट्रेडिशनल मेथड है वो कुछ नेगेटिव वर्ड है, ये कुछ अपने को नेगेटिव यहाँ से फीलिंग आ रही है कि ये नेगेटिव है। ठीक है, अगर आपको इतना भी नहीं पता चलता है तो आप इसको ऐसे करके भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे किसी के वर्ड के पहले इन लिखा हो या अन लिखा हो, वो सारे वर्ड्स यूजुअली नेगेटिव होते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड होगा। कांस्टेंट तो आपको पता होगा, जैसे ग्राफ अगर मैं बताऊँ कांस्टेंट का, तो एक ये न्यूट्रल वर्ड हो गया। अनवेरिंग मतलब कांस्टेंट ही होता है, ये भी एक न्यूट्रल वर्ड हो गया। इस तरीके से ग्राफ अगर बनाया जाए तो इस तरीके से बनता है इसका ग्राफ, ये एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस, एक्स और वाई। ठीक है, ये ग्राफ इस तरीके से बनता है, इनका कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो हो गया इनएप्रोप्रिएट, तो ये भी आपका एक नेगेटिव वर्ड हो गया। तो अब आपको यहाँ पे क्या चीज़, दो वर्ड फंस गए, या तो अनस्वेवरिंग होगा या तो फिर इनएप्रोप्रिएट होगा, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब फिर से वही वाली बात आ जाती है कि आप किसके साथ जाना चाहोगे। देखो यूजुअली अगर आप इसको पुट ऑन करके देखोगे, सच ट्रेडिशनल मेथड सीम्स इनएप्रोप्रिएट इन अवर टेक्निकल एज, तो ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा अप्रोप्रिएट मतलब ज़्यादा आंसर जो करेक्ट लग रहा है वो ये लग रहा है इनएप्रोप्रिएट वाला, तो हम इसके साथ जाएंगे। तो अगर आपको यूजुअली मतलब नहीं भी पता है, 50-50% चांस तो हुआ, एटलीस्ट 50-50% चांस तो हुआ। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि आपका यहाँ पे 100% ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, कुछ बच्चे इसको ही मार्क करेंगे। बट मैं वो वाली चीज़ बोल रहा हूँ जिसका मतलब आपको पता है, एटलीस्ट उसके साथ तो जाना चाहोगे ना। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको एक बार ट्राई करते हैं। द लोकल पीपल आर हॉस्पिटेबल टू स्ट्रेंजर्स। द लोकल, जो लोकल पीपल आते हैं वो हॉस्पिटेबल होते हैं टू द स्ट्रेंजर्स। अब यहाँ पे हॉस्पिटेबल मतलब यार आपको पता होगा ना, हॉस्पिटैलिटी मतलब एक पॉजिटिव वर्ड होता है ना, एक पॉजिटिव वर्ड होता है ये,
कि मैंने वो जो बंदा था वो मेरी तरफ बहुत हॉस्पिटाइल था, बहुत ही हॉस्पिटाइल मतलब एक पॉजिटिव वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, हेल्पिंग नेचर काइंड ऑफ, वो मेरे को बहुत हेल्प कर रहा था, हेल्पिंग काइंड ऑफ हेल्पिंग नेचर, या फिर बहुत ही उदारवाद बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हेल्पिंग का कोई एकदम आसपास का कोई वर्ड मतलब पता चल रहा है, डिस्टेंट तो एक नेगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है। और फ्रॉस्टी, श्योरली, ये सब तो आंसर होंगे नहीं, एक ही बचा कॉर्डियल, जिसका जो एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन कर पाए, कोऑर्डिनेशन मतलब जो लोकल पीपल होते हैं वो स्ट्रेंजर के साथ क्या चीज़ करते हैं, आप खुद बताओ, एक कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे इसको पुट ऑन करोगे, आंसर आ गया। मतलब लिटरली बोल रहा हूँ, आपको ये जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको ये जो तरीका है ना पेपर को सॉल्व करने का, ये यूजुअली मतलब नहीं पता होता बच्चों को, तो पक्का हेल्प होगी, पक्का हेल्प होगी, ठीक है। आगे चलते हैं इस वाले को करते हैं, एक बार जूम कर लेते हैं। मोहन हैज़ मर्क्यूरियल टेम्परामेंट। देखो टेम्परामेंट अपने आप में मतलब उसका टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा मर्क्यूरियल है, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा है। टेम्परामेंट उसका कैसा है, मर्क्यूरियल, मतलब एक नेगेटिव वर्ड आ रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। वॉलेटाइल नेगेटिव हो गया, पीजेंट मतलब अच्छा है, पॉजिटिव, एग्रीएबल मतलब पॉजिटिव, और मर्सीफुल मतलब भी अच्छा होता है, पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या हो गया, वॉलेटाइल। ये तो सीधा हो गया, इजी था, मतलब ये इसमें आपको मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉमन सेंस नहीं लगानी पड़ी। तो किसी किसी में दोनों लगती हैं, किसी किसी में एक ही लगेगा, ठीक है। इजी था ये क्वेश्चन, ये तो मतलब सुपर इजी क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ टू वियर द प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। आप किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करने जा रहे हो, तो एक बंदा है वो उसको बोल रहे हैं कि भाई तेरे को ऑब्लिगेटरी है, तेरे को एक प्रोटेक्टिव मतलब सूट वगैरह पहन के अंदर जाना है, ठीक है। अब ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या, आपको क्या मतलब चल रहा है, कंपलसरी है, मतलब काइंड ऑफ कंपलसरी वो बोल रहा है। वॉलंटरी मतलब होता है कि अपने आप, स्वेच्छा से। इलेक्टिव मतलब स्वेच्छा से। तो ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे। ऑप्शनल तो नहीं है भाई, कंपलसरी वो बोल रहा है तो उसका मतलब ऑप्शनल तो नहीं होगा, ठीक है। अब एक ही बच गया एसेंशियल, तो इसका आंसर क्या हो गया, एसेंशियल हो गया। इजी था, इजी था गाइज। इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे, हमेशा आपको क्वेश्चन को आंसर नहीं पता होता, ठीक है, आपको क्वेश्चन को ऑन द ग्राउंड पे सॉल्व करना होता है इस वाले क्वेश्चन को देखो एक बार, यहाँ पे देखो, इस वाले क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा छोटा करते हैं, हाँ, सी हैज़ ए जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टू लिवर डिजीज़। उसका पहले से ही कुछ मतलब प्रॉब्लम है, ये मतलब एक नेगेटिव वर्ड को शो कर रहा है कि मतलब पहले से उसको कुछ दिक्कत है, ठीक है। और रेजिस्टेंस, इम्यूनिटी, ये सब एक न्यूट्रल वर्ड है। रेजिस्टेंस तो मतलब रुकावट होता है, इम्यूनिटी एक काइंड ऑफ, इम्यूनिटी मतलब पॉजिटिव वर्ड आप उसको मान सकते हैं। दो ही बच गए, एक बच गया वनरेबिलिटी, एक बच गया आपका एग्जाम्पटेशन, ठीक है। तो दोनों का इसमें आपको इन दोनों में से कौन सा आंसर, देखो guys, इसमें एग्जाम्पशन का तो मतलब आपको पता होगा, एग्जाम्पशन मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि छूट होती है, जो इनकम टैक्स रिटर्न पे एग्जाम्पशन मिला, तो इसका मतलब तो आपको पता है कि इस पर छूट होती है, छूट है, तो ठीक है। तो एक ही बच गया क्या, वनरेबिलिटी। तो ये इसका आंसर हो गया, कोई दिक्कत, इजी था, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस, ये तो लास्ट है, इसको मैं अच्छे से करवाना चाहूँगा। देखो, शी वोर ए सार्डोनिक स्माइल। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ही भी दे सकता था इसकी जगह ही, बट यहाँ पे एक्चुअली ना साड़ी टाइप आ रहा है, साड़ी है ना, सार्डोनिक। तो आपको लगेगा यार ये शायद लड़की के लिए आता होगा साड़ी वगैरह, लड़की के लिए पैंट आना चाहिए था, लेकिन याद रखना यहाँ पे साड़ी मतलब आ रहा है, सार्डोनिक मतलब बताऊंगा मैं भी, अभी आप क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, उसके लास्ट में बताऊंगा। सार्डोनिक स्माइल ऑन हिज फेस, मतलब एक लड़की है ये, ठीक है, इसके बाल हो गए लड़की के, इसके लड़की के फेस पे कैसी स्माइल है, सार्डोनिक स्माइल है, सार्डोनिक। और एक नेगेटिव मतलब निकल रहा है सार्डोनिक का मतलब, ठीक है। मॉकिंग का मतलब नेगेटिव होता है, रेस्पेक्टफुल पॉजिटिव, ये रिवेलेंट मतलब पॉजिटिव, और हो गया डिफरेंशियल का मतलब पॉजिटिव। मतलब इन तीनों का मतलब एक्चुअली में अगर आपको नहीं पता, समझो इसको, इनका मतलब नहीं पता इन दोनों का, कोई बात नहीं, इन दोनों को तो पता है ना एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया। आपको क्या चीज़ ढूंढनी है, आपको क्या चीज़ ढूंढनी है, सिनोनिम ढूंढना है, तो आपका आंसर ये हो गया। अगर इन दोनों का नहीं भी पता है तो, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको इन दोनों का मतलब नहीं पता तो, ठीक है। तो ये हो गया मॉकिंग। अब आपको पता चलेगा सी वो है मॉकिंग स्माइल, हाँ बिल्कुल सही यार, मॉकिंग मतलब होता है झूठी, है ना। तो लड़की ने, जो वो लड़की है उसने अपनी मुंह पे मॉकिंग स्माइल है, तो या तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, एक तरीका और है। तो गाइज, आपने ये वाला सीरियल तो देखा होगा जो महाभारत आई थी, उसमें आपने इनको जानते हो कि मामा शकुनी। तो आप इनकी स्माइल देख रहे हो, आप कैसी स्माइल है इनकी, सार्डोनिक स्माइल है, फेक स्माइल करते थे, कैसी फेक स्माइल। तो इनका डायलॉग एक बहुत अच्छा है, कहाँ मेरे बच्चे, इस तरीके से ये लोग बात करते थे। याद है आपको, ये एक सीरियल आपने देखा होगा जो नई वाली महाभारत आई थी, उसमें था ये सीन, डायलॉग जो था वो इस तरीके से था, मेरे बच्चे, मैंने बोला था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मन भूमि में खेला जाता है। इस तरीके से एक डायलॉग था, ठीक है। तो वो एक सार्डोनिक स्माइल, तो आप इसको याद कर सकते हैं, मॉक मतलब फेक फेक स्माइल, ठीक है। वैसे मैंने आपको ये दोनों तरीके से बता दिया, ट्रिक से बता दिया और वैसे भी, ठीक है। आगे चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। देखो PQRS पढ़ाने जा रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको कहीं भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला। पहली चीज़ तो ये देखो, दो टाइप के PQRS आते हैं आपके एग्जाम में। एक आता है पैराग्राफ बेस्ड, जिसमें पैराग्राफ बेस्ड होता है, ठीक है। एक होता है आपका सेंटेंस बेस्ड।
सेंटेंस बेस्ड। तो मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन इसके आते हैं और 10 क्वेश्चन इसके आते हैं, ठीक है। तो बच्चों को यहाँ पे लगता है टाइम, ये टाइम खाता है, ये खासकर पैराग्राफ वाला टाइम ज़्यादा खाता है। सेंटेंस वाला एक बार फिर भी जल्दी कर लेते हैं बच्चे, लेकिन गलती हो जाती हैं। तो आपको ये अगर बिल्कुल बिल्कुल आपको 100% ही सही करना है, अपना अपना 100% ये सही करना है, तो मैं आपको 12 रूल बताऊंगा। क्या बताऊंगा? 12 रूल। बस अगर ये 12 रूल आपने याद कर लिए, याद के साथ साथ आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी कि किस पे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। बस उससे ज़्यादा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी में आप टाइप भी लिख सकते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। पहला इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको 1 सेंटेंस देगा, फिर P Q R S, फिर 6, मतलब 1 और 6 पहले से गिवन रहेगा, बीच के सेंटेंस आपको रीअरेंज करने पड़ेंगे। दूसरा आता है नॉर्मल, PQRS वाला नॉर्मल है ये। कभी कभी ये वाला भी आ जाता है, ये खासकर SSC वगैरह में आता है, PQR फिर XYZ, ठीक है। तो मैं आपको तीनों टाइप करवाऊंगा। CDS में केवल ये दोनों आते हैं ऊपर वाले, ये खासकर SSC वगैरह में आता है, SSC CGL जो होता है, ये क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। तो ये वाले CDS में आता है, ND में भी ये वाले ही आते हैं, ये दोनों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, यहाँ पे जो मैं रूल लिखवाऊंगा थोड़ा ध्यान से देखना। एक तो मैं लिखवाऊंगा रूल लिखवाने के बाद मैं वहीं पर ही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिससे आपकी वहीं पर ही उस वाले रूल की प्रैक्टिस होती चली जाएगी, ठीक है ना। प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ नहीं है, उसी रूल की, जो भी रूल मैंने बताया उसी रूल की वहीं पर ही प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ नहीं है। चलिए, पहला रूल है। देखो, मैं एक पेज ले लेता हूँ यहाँ पे, 1 सेकंड देना। देखो, रूल, रूल्स। पहले हैं जनरल रूल्स, ठीक है। 12 रूल अलग है। पहले मैं जनरल रूल्स बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। पहला फर्स्ट रूल ये कहता है, फर्स्ट रूल आपका ये कहता है कि नॉर्मली एक कर्सरी ग्लांस देना है उसके ऊपर, कर्सरी या फिर नॉर्मल उसको पढ़ना है एक बार। देसी भाषा में बोलूँ तो एक बार उसको पढ़ना है, जो भी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको एक बार फटाफट पढ़ना है, एक बार बस ऊपर ऊपर से, है ना। दूसरा है ऑप्शन को देखना है, लुक एट ऑप्शन, लुक एट ऑप्शन। जो भी आपके ऑप्शन है, चाहे वो ऐसे हो, PQRS हो, या QRPS हो, या SQ कुछ भी हो, मतलब SQPR हो, या फिर PSS, मतलब कुछ भी हो, कुछ भी ऑप्शन हो, तो फिर ऑप्शन को देखना है। पहले एक बार नॉर्मल पढ़ लिया, फटाफट देख लिया, पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखना है, फिर एक बार उसके ऑप्शन को देखा, ठीक है। ये पहले 2 लॉ हो गए आपके, या फिर 2 रूल बोल लो आप। तीसरा रूल क्या है इसमें? तीसरा रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेयरिंग एलिमेंट, पेयरिंग पेयरिंग एलिमेंट फाइंड करना है। ये रूल मैंने बनाया गाइस, कहीं आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। पेयरिंग एलिमेंट फाइंड करना है। पेयरिंग एलिमेंट जैसे कि मैंडेटरी पेयर भी इसको लिख सकते हैं, कि एक मैंडेटरी पेयर, एक मैंडेटरी पेयर या पेयरिंग एलिमेंट फाइंड करना है। करना, ये एन है, ना है, करना है, ठीक है। पेयरिंग एलिमेंट, अब मैं किस तरीके के पेयरिंग एलिमेंट बताऊंगा। अब इसके अंदर आपको रूल्स लिखने हैं। पेयरिंग एलिमेंट के अंदर रूल्स आएंगे कि पेयरिंग एलिमेंट्स क्या क्या टाइप होता है, क्या होता है पेयरिंग एलिमेंट। पेयरिंग एलिमेंट आपके 2 तरीके से हो सकते हैं। एक होता है ग्रामर के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से। एक हो सकता है फैक्ट के हिसाब से, फैक्ट्स के हिसाब से, ठीक है। एक हो सकता है ग्रामर के हिसाब से, एक हो सकता है फैक्ट के हिसाब से। तो मैं आपको दोनों पकड़ना बताऊंगा कि पेयरिंग एलिमेंट कैसे पकड़ना है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब आपको यहीं पर ही सीख के जाना है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से, ठीक है। नीचे आ जाते हैं। देखो, पहला पहला पेयरिंग एलिमेंट है फर्स्ट रूल। अब पेयरिंग एलिमेंट के रूल हैं, 12 रूल हैं। तो रूल 1, कॉपी में इस तरीके से नोट्स बनाने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा नोट्स बनाने में, बस आपको हल्का हल्का सा नोट डाउन करना है। नाउन प्लस प्रोनाउन, ठीक है, ये प्रोनाउन है, एन है, एक सेकेंड रुकना, एन है,
प्रोनाउन। नाउन के बाद हमेशा प्रोनाउन आता है। ये एक मैंडेटरी पेयर या पेयरिंग एलिमेंट हो गया जो मैंने यहाँ पे बताया था, ये रहा। ये एक पेयरिंग एलिमेंट हो गया, पीई। पीई पीई का मतलब हो गया पेयरिंग एलिमेंट। इसको नोट डाउन करते हुए चलना कि कौन कौन से पेयरिंग एलिमेंट है। नाउन के बाद क्या आता है? हमेशा प्रोनाउन आता है। तो पहले इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर मैं कुछ और लिखवाऊंगा, तो थोड़ी जगह छोड़ के रखना। मैं तो आप बोलूँगा कि जब भी आप मेरी वीडियो देखो बैठने के लिए तो थोड़ी जगह छोड़कर ही बैठा करो, मतलब पेज वगैरह बाद में नोट्स बनाया करो, क्योंकि मैं बीच में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करवा देता हूँ। देखो ये आपका क्वेश्चन है, इसको और छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा दिखाई दे एक बार में। देखो ये पूरा क्वेश्चन है आपका, ये रहा। ये किस टाइप का है? ये इस टाइप का है कि देखो यहाँ पे 1 दे दिया है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे 1 पॉइंट दे दिया, यहाँ पे 6 पॉइंट दे दिया। ये क्या है? P, ये रहा Q, ये रहा R और ये रहा S। ठीक है, PQRS सेंटेंस दिए हुए हैं, तो आपको PQRS का अरेंजमेंट करना है। आंसर मैं अभी छुपा के रखता हूँ। आंसर भी दिख गया, कोई बात नहीं। अब अपने को क्या सीखना है? अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है। तो एक बार इसको पढ़ लो प्लीज़। प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप एक बार ट्राई करो एक बार कि आप कैसे करते इस वाले क्वेश्चन को। देखो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा एक बार, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक मूवीज़ यूज़ किया गया है, फिर यहाँ पे दे यूज़ किया गया है। तो इसमें से नाउन कौन सा है और प्रोनाउन कौन सा है? ये आपका नाउन है, ये आपका प्रोनाउन है। तो मूवीज़ के बाद हमेशा देखो, फॉर मैनी ईयर्स अंटिल 1920 मूवीज़ वर साइलेंट। उसके बाद आप सारे सेंटेंस आपने पढ़ लिए होंगे, एक बार ट्राई मारा तो एक ही सेंटेंस है, ये रहा, दे हैड नो साउंड और म्यूजिक टू गो विद दैम। तो आपको पता चल गया जो दे है केवल मूवीज के लिए यूज हो रहा है, तो ये पेयरिंग बन गया। मतलब 1 वाले सेंटेंस के बाद हमेशा पी आएगा। ये पेयरिंग हो गई कि 1 के बाद क्या आएगा? पी आएगा। और पहले ऑप्शन में पी आप ढूंढोगे तो केवल एक ही ऑप्शन के अंदर है, PQRS। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपको पेयरिंग बनानी आनी चाहिए। इस टाइप की पेयरिंग में आपको 12 रूल बताऊंगा इस टाइप की। ये एक रूल है कि नाउन हमेशा, नाउन के बाद क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं फिर से ऊपर। देखो यहाँ पर आके लिख लेना कि जैसे कि राम आ गया, तो राम के बाद क्या आएगा? ही आएगा सेंटेंस में। अगर ऊपर कहीं पे राम किसी भी एक नाम की जिक्र किया गया है तो वहाँ पे ही आएगा। समझो किसी चीज़ का, जैसे चर्च का या कोई भी XYZ किसी भी एलिमेंट का या फिर आइटम का जिक्र किया गया है तो उसकी जगह क्या आएगा? इट आएगा। क्या आएगा? इट आएगा। उसके बाद क्या आता है? इट आता है। ठीक है। और किसी भी चीज़ का, मूवीज़ वगैरह का जैसे बताया था, तो दे, तो वो किसी भी रेस्पेक्ट में, मतलब आपको नाउन और प्रोनाउन पता होना चाहिए क्या चीज़ है। ठीक है। कोई भी एक चीज़ के बदले जो उसका दूसरा नाम होता है, जैसे कि वो लड़की जा रही है, वो तो शी, गर्ल। कोई भी अगर गर्ल होगा, जैसे समझो XYZ कोई भी नाम है, समझो जैसे प्रिया है, जैसे प्रिया इज ए गुड गर्ल, सी इज गुड एट स्टडीज। तो मतलब आपको पता लगेगा कि सी जो है वो प्रिया के लिए यूज हो रहा है, तो प्रिया के बाद सी आएगा। मतलब लिंकिंग मैंने आपको बता दिया ना कि क्या बताया था मैंने? पेयरिंग एलिमेंट, PE। तो आपको पेयरिंग एलिमेंट ढूंढने आने चाहिए। ठीक है। अगर आपने पेयरिंग एलिमेंट कहीं पे भी ढूंढ लिया ना, ये जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में ही हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको एग्जाम्पल करवाया था, ये वाला, तो आपको पता चलेगा कि मूवीज के बाद दे आएगा, तो ये वाला पेयरिंग एलिमेंट हो गया। तो 1 के बाद पी आएगा। तो और भी ऑप्शन हो सकते थे, यहाँ पे अगर पी हो जाता तो हमें एक बार और चेक करना पड़ता। समझे मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ? ठीक है। तो ऑप्शन के थ्रू जाना चाहिए। चलो आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप करोगे। कहाँ चला गया क्वेश्चन? ये रहा। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इजी है, टफ नहीं है गाइस, एक बार ट्राई करो। एक बार खुद ट्राई कर लिया। देखो अब सबसे पहले पढ़ने के बाद क्या चल रहा है कि जो ये लड़का है, इसने अपनी गाड़ी पार्क करी है एम्प्टी स्पॉट पे, कौन से? इवेंजिकल चर्च के पास। तो ये चर्च हो गया। तो अब आपको पता चल गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चर्च के लिए है फिर उसके लिए ही कोई बिल्डिंग की बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक इट यहाँ पे भी आ रहा है और एक इट यहाँ पे भी आ रहा है। तो आपको पता चल गया कि इट वाज ए संडे मॉर्निंग। तो ये वाला सेंटेंस तो नहीं होना है। ठीक है। तो आपको इतना तो मेरे ख्याल से पता चल गया होगा कि इट कहाँ पे यूज़ हो रहा है, किसके लिए। तो चर्च की बात की जा रही है, वो यहाँ पे की जा रही है। इस वाले सेंटेंस के अंदर चर्च की बात की जा रही है। तो आप देख सकते हैं चर्च क्या है, कैसा कलर है, उसके ऊपर बिल्डिंग क्या है, उसका वुडन डोर है, मतलब जो भी चीज़ बताई जा रही है तो आप इसको इससे लिंक कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि 1 के बाद क्या आएगा? 1 के बाद क्या आएगा? आर आएगा। एक सेकेंड,
1 के बाद क्या आएगा, आर आएगा। तो आर देख लेते हैं, केवल एक ही ऑप्शन के अंदर है, डी ऑप्शन के अंदर। मतलब मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि पूरा हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती। एक बार पढ़ सकते हो, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको अगर पता चल रहा है कि हाँ लिंकिंग हो रही है, कि नाउन है ये, और नाउन के बाद जो इट आए ये प्रोनाउन है, तो ये इससे लिंक होगा, ठीक है गाइस। थोड़ा सा और कभी भी ना एक नोट करके ये भी लिख सकते हो कि कभी भी बट से स्टार्टिंग नहीं होती। हाँ मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ यहाँ पे कि कभी भी बट से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं हो सकती। तो पी वाले ऑप्शन को तो हम डायरेक्ट काट सकते थे, इस वाले ऑप्शन को हम डायरेक्ट काट सकते थे, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब इजी था। तो देखो ये जो रोला, ये लड़का नहीं है, लड़की है। देखो यहाँ पे शी यूज हो रहा है इसके लिए, है ना, तो ये लड़की है गाइज। छोड़ो आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। इसके अंदर और भी है, देखो आप ये वाला ट्राई करो एक बार। सारे क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ट्राई मारना है एक बार कि आप इसका क्या आंसर करते हैं। एक बार पढ़ो खुद से कि हाँ भाई ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो S1 दे दिया, S6 भी दे दिया, फिर P दे दिया, Q दे दिया, R दे दिया, फिर S दे दिया। तो आपको इन चारों को अरेंज करना है। S1 मतलब स्टार्टिंग सेंटेंस है, S6 मतलब लास्ट सेंटेंस है, ठीक है। वो यहाँ मतलब लास्ट में ना देके ऊपर देता है। इस तरीके से आपका CDS में या NDA में जो क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के आते हैं। एक बार ट्राई करो प्लीज, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे पीपल का जिक्र किया गया है, ठीक है, एस के अंदर, और क्यू के अंदर दे का यूज़ किया गया है। तो अब आपको इतना पता चल गया। पता है मैं ना हमेशा क्या चीज़ करता था, देखो मैं अपने टाइम पे ऊपर से पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ अंडरलाइन करता था मेन वर्ड। अब मैं आपको जो एलिमेंट बता रहा हूँ ना, आप खुद ही ना एलिमेंट अंडरलाइन करने लगोगे। अंडरलाइन की यहाँ पे ये लिंक हो रहा है, पीपल जो है ये क्यू के साथ वो हो जाएगा मैचिंग। तो एस के बाद कौन सा आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो आप देखो एस के बाद क्यू कौन से ऑप्शन में है। देखो एस के तुरंत बाद क्यू इस वाले ऑप्शन में है, इसमें भी नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये तो एक बीच में आ रहा है गैप। तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हो, ट्राई मार सकते हो। तो आप इसको एक बार ट्राई मारोगे तो आपको मैच करेगा क्या कि क्यू के एस के बाद, सॉरी एस के बाद क्यू आएगा, हमेशा एस के बाद ही क्यू आएगा, क्योंकि पीपल की फिर यहाँ पे दे की बात करी जा रही है, ठीक है। तो आप मतलब अगर पढ़ लोगे ना इसे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी। मैं आपसे खुद ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ, एक बार प्लीज ट्राई करते रहना, तभी आपको समझ में आएगा। एक बार पढ़ो, मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को ताकि आप पढ़ लो एक बार। ये नॉर्मल वाले हैं, देखो इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ एक बार। ये पी दे दिया, ये दे दिया क्यू, ये दे दिया आर, ये दे दिया एस। इसके अंदर S1 और S6 वाला नहीं है ये, ठीक है, नॉर्मल वाला, ये नॉर्मल PQRS दे दिया। तो आपको अरेंज करने के लिए बोल रहा है। तो मेरी सबसे पहले जो नज़र जाएगी वो जाएगी ऑप्शन के ऊपर। अब ऑप्शन में हमको पता है 2 तो P वाले स्टार्टिंग है और 2 Q वाले स्टार्टिंग है। तो आपको पता है कि यहाँ से स्टार्टिंग नहीं होनी है, और यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से, P और Q से होनी है, केवल P से होनी है और Q से होनी है, मतलब इन दोनों से स्टार्टिंग नहीं होनी है। वो तो आपको देख के पता चल रहा है। यहाँ पे इट आ रहा है तो किसी चीज़ के लिए आ रहा होगा, सच आ रहा है ये भी किसी चीज़ के लिए आ रहा होगा, ठीक है। और भी ऐसे वर्ड मतलब सर्च करने पड़ेंगे आपको फटाफट, अगर देखना है फटाफट देखो। देखो पढ़ो एक बार इस सेंटेंस को, मोस्ट ऑफ देम। तो यहाँ से स्टार्टिंग ऐसे कभी सेंटेंस की होती है, मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशन, मतलब किसी चीज़ की बात कर रहा है वो पहले, तो क्यू से स्टार्टिंग होगी। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, कट हो गए। ऑप्शन काटने पड़ेंगे गाइस। ऑप्शन अगर एलिमिनेशन सीखना है तो यही तरीका है। दोनों पी वाले कट हो गए तो क्यू वाले दोनों में से कोई सा आंसर होगा। तो आपको पता चल गया कि जो क्रूड ऑयल की बात कर रहा है, कम्स आउट फ्रॉम द अर्थ एज ए थिक ब्राउन और ए ब्लैक लिक्विड विद ए स्ट्रॉन्ग स्मेल, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा आ सकता है, तो क्रूड ऑयल की बात हो रही है, तो क्रूड ऑयल की बात हो रही है तो इट इज ए कॉम्प्लेक्स। तो इट हो रहा है ना, देखो क्रूड ऑयल तो किसकी बात, इट की बात हो रही है। तो आपको पता चल गया इट इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सच डिफरेंट सब्सटेंस इन ईच ऑफ देम। तो ये वाला आएगा, क्यू के बाद क्या आएगा, आर आएगा तुरंत। तो क्यू के बाद तुरंत बार आर किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है क्यू आर। फिर आप एक बार पढ़ लो, एक बार इसको अगर इन दोनों में चेकिंग करनी है ना तो एक बार पढ़ लो ऊपर फटाफट इसको अरेंज करके इसी तरीके से। मतलब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। वैसे क्यू आर बैठ गया, यहाँ पे बैठ गया, तो क्यू आर ही आंसर होगा, आंसर डी एस का, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका टाइप का। हर एक टाइप का मैंने लगभग 5-6 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। करो इस वाले क्वेश्चन को एक बार प्लीज पढ़ लो, एक बार ऑप्शन को पढ़ लोगे
तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन पढ़ लिए। अब देखो फॉर दैट यहाँ से स्टार्टिंग नहीं होगा तो पी से स्टार्टिंग नहीं होगी, पी ऑप्शन में नहीं है। चलो सो यहाँ से मतलब क्यू से स्टार्टिंग नहीं होगी, क्यू भी ऑप्शन में नहीं है। मतलब पहला, मैं फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एस है, पी है और आर है। एस है, पी है और आर है। तो व्हेन वी टॉक टू अवर एम, तो देखो आर से भी स्टार्टिंग नहीं होगी तो आर से काट दो, ये भी कट गया। एस से हो सकती है, एस से बिल्कुल हो सकती है गाइस, आर से भी हो सकती है। देखो इससे कट गया और इससे कट गया, मतलब पी और क्यू से कटा है। ये गलत काट दिया शायद मैंने, एक सेकंड रुकना। हाँ, पी और क्यू कटेगा और आर और एस से हो सकती है, तो पी कट गया। एक सेकंड, मैंने गलती से कट हो गया है, क्या खुल गया ये। तो ये वाला कट होगा बस, ठीक है। आपको पता चल गया कि ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि फॉर दैट से स्टार्टिंग नहीं होगी, सो से भी स्टार्टिंग नहीं होगी किसी भी पैराग्राफ की या सेंटेंस की। तो आपको पता है ये कटा और एस से होगी और आर से होगी, तो ये तीनों ऑप्शन बच गए। ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। अब आपको देखना है कि एक बार पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे अवर एम की बात की जा रही है कि उनका कुछ एम है। फॉर दैट, उसके उनके लिए, उसके लिए वी नीड पीपल हु possess नॉट ओनली द हाई स्किल्स बट आल्सो। तो आपको ये पता चल गया कि एस के बाद क्या आएगा, एस और पी का पेयर बन रहा है। एस के बाद क्या आएगा, पी आएगा, ये पेयर बन गया। अब एस के बाद पी यहाँ पर भी आ रहा है, एस के बाद पी यहाँ पे भी आ रहा है, एस के बाद पी यहाँ पर भी आ रहा है, ये पेयर तो बैठ गया। तो इसके बाद ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, तो इसको पढ़ लो। सो दैट वी नीड, तो आपको पता गया कि पी के बाद क्या, इस जो हाई वैल्यूज चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, स्किल बेस्ड एजुकेशन भी चाहिए होगी और वैल्यू भी चाहिए होगी, वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन भी चाहिए होगी। तो पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। तो एस पी क्यू, एस पी, देखो आर आ रहा है, ये अलग कटा, एस पी ये वाला भी कट गया, तो ये वाला कट, ये हो गया एस पी क्यू। तो ऑप्शन क्या हो गया, आर स्टार्टिंग में आ जाएगा, एस पी क्यू। मतलब आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए गाइस, ठीक है। मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये वाला भी आप ट्राई मारो एक बार। एक्चुअली क्या, ये थोड़ी डार्क होते हैं तो एग्ज़ाम में आपको दिखाई देगा अलग अलग, यहाँ पे नहीं हो रखा तो मैं इसलिए अलग से उसको कलर कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले ही से स्टार्टिंग हो सकती है किसी सेंटेंस की, तो नहीं होगी, तो पी वाले सेंटेंस काट दो, पी स्टार्टिंग ये वाला कट हो गया। अब पीपल्स हो सकती है, स्वामी दयानंद सरस्वती से हो सकती है, इंडिया से भी हो सकती है, तो ये तीनों भी हैं ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो अब मैंने सिर्फ 4 ही वर्ड पढ़े हैं अभी तक, स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए ही जो ये ही यूज़ किया गया है, इन्हीं के लिए यूज़ किया गया होगा। तो इतना पता चल गया कि भाई आर के बाद क्या आएगा, पी आएगा। अब आर के बाद जस्ट पी किस में आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, टिक करो और आगे चलो। तो आपको पता चल गया इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। मतलब मैंने सिर्फ 2 ही वर्ड पढ़े यहाँ पे, एक तो ही पढ़ा और क्या पढ़ा, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर के बाद क्या आएगा, जस्ट क्या आएगा, पी आएगा। लिंकिंग, मैं आपको वही तो सिखाना चाह रहा हूँ कि लिंकिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है। मेरे ख्याल से लिंकिंग हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल 2। इस वाली वीडियो में इतना ही, थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। हम रूल 2 पढ़ेंगे अब PQRS का। एक सेकंड देना बस मेरे को। ठीक, देखो नाउन, नाउन के बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाए या ऑब्लिक पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, फिर उसके बाद फिर से नाउन आ जाए। मतलब पहली बार एक बार नाउन आ गया, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ गया या पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद फिर से नाउन आ गया सेकंड टाइम, तो ये भी एक पेयर बनता है। मैं हर टाइप के एग्जाम्पल करवाऊंगा। देखो यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ कि क्या चीज़ है। DA का मतलब है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होता है जैसे कि दिस, दिस थोड़ा मोटा लिखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दिस, दैट, सच, दोज, इस तरीके से जो किसी को डेमोन्स्ट्रेट करे कि ये वो, सच, वैसे, कैसे, मतलब जो डेमोन्स्ट्रेशन करे, ठीक है।
और पी ए से है पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पजेसिव पजेसिव एडजेक्टिव। इसके भी एग्जाम्पल लिख लेना। पजेसिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल है जैसे कि माई, हिज, उसका उसका हिज हर आ गया, इट्स आ गया, योर्स आ गया। तो जो पजेशन दिखाए, जैसे बोलते हैं ना, कुछ लड़कियां बोलती हैं कि ये बहुत ही पजेसिव बॉयफ्रेंड है। पजेसिव मतलब जो अपना मानता हो, है ना, अपनी चीज़ें उसकी, इट्स और योर्स। पजेसिव का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा पजेसिव हो, पजेसिव मतलब अपना मानता हो, ठीक है। तो नाउन के बाद अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाए, पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए, फिर से नाउन आ जाए, उसके बाद नाउन ही आना चाहिए। तो ये एक क्या है, मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग के अंदर, पेयरिंग एलिमेंट। ये एक पेयरिंग एलिमेंट हो गया, इक्वल्स टू पीई। पीई ये क्या है, एक पेयरिंग एलिमेंट है। अब जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, ये लो। यहाँ पे ये S1 आना चाहिए था, गलती से ये थोड़ा और मोटा कर लेते हैं। ये हो गया S1, ये वाला हो गया S6, सॉरी ये वाला नहीं, ये हो गया S6। तो पी क्यू आर एस आपको बीच वाले अरेंज करने हैं, ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा आर, ये रहा एस, ये अरेंज करने हैं आपको। देखो, पढ़ लिया आपने एक बार, अगर पढ़ लिया तो देखो सच आ गया। तो ये किस, देखो, बिकॉज ऑफ सच टूल्स, ऐसे टूल्स की वजह से दे पुट देमसेल्फ एट रिस्क ऑफ इंजरी। कौन से टूल्स, तो उस टूल्स की पहले बात हो चुकी है ना, कारपेंटर हैव टू वर्क विद द शार्प टूल्स। तो ये रहा, कारपेंटर हैव टू वर्क विद द शार्प टूल। तो आपको ये चीज़ पता चल गई कि भाई एस के बाद कौन सा आएगा, पी आएगा। एस के बाद क्या आएगा, पी आएगा। तो बस एस के बाद देखो पी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ये एक छोड़ कर आ रहा है। तो एक छोड़ के आ रहा है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको, कारपेंटर हैव टू वर्क विद द शार्प टूल्स इन सच एरियाज इट, ये वाला नहीं आएगा, नहीं आएगा। मतलब आप एक बार पढ़ के देख लो फिर उसको, ठीक है, कि ये वाला इसके बाद बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। तो आपको पता चलेगा कि जब इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, क्योंकि एस के बाद पी आना चाहिए, एस के बाद क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। तो दो ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन बीच में यहाँ पे क्यों आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, तो एक ही बैठ गया सही, ठीक है। मतलब इतने आसानी से आपने, विदाउट हमने पूरी लाइन पढ़ी भी नहीं अच्छे से, पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पता नहीं इसमें बीच में एक खाली पेज कैसे आ रहा है, चलो ऑप्शन जरूरी है देखने, करो इस क्वेश्चन को। देखो, एग्जाइटी की बात की जा रही है, इज ए नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस। तो आप देखो यहाँ पे कोई वर्ड ढूंढो, बस वर्ड ढूंढना है आपको। अगर नहीं ढूंढ पा रहे तो पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रैक्टिस लगेगी इस वाली चीज़ के अंदर। जैसे सच है, तो सच एग्जाइटी स्टिमुलेट्स द इंडिविजुअल टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप टू कोप अप विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो इस एग्जाइटी कौन सी, इस टाइप की एग्जाइटी की पहले बात की गई होगी। तो देखो ये रहा, एग्जाइटी बिफोर द एग्जामिनेशन और वाइल वेटिंग टू कैच द लास्ट बस, ठीक है। तो इसी वाली एग्जाइटी की बात की गई है। तो आपको एक चीज़ पता चल गया क्या, कि आर के बाद क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, आर के बाद आ जाएगा क्यू। साइड में ऐसे लिख भी लेना, आर के बाद क्यू आएगा। तो आर के बाद क्यू कौन कौन से में आ रहा है, वो जो जिसमें नहीं आ रहा है वो काट दो, इसमें नहीं आ रहा, आर के बाद क्यू आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, और आर के बाद क्यू इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें बीच में पी आ रहा है। फिर देख लो, इसको एक बार पढ़ के देख लो, एग्जाइटी बिफोर द एग्जामिनेशन कैच द लास्ट बस, कॉमन एक्सपीरियंस होपफुल हाउएवर इट इज़। तो ये वाला नहीं बैठ रहा, मतलब एक बार आपको पढ़ के देखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, ये वाला बैठेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि बी होगा। आपको एक बार पढ़ के चेक करना पड़ेगा कि भाई हाँ ये बैठ भी रहा है कि नहीं बैठ रहा। आगे चलते हैं, क्योंकि देखो पी क्यू आर एस में अगर एक बार आपने मिस्टेक कर दी, तो वैसे ही सी डी एस के अंदर एक जो क्वेश्चन होता है, अगर आप उसको सही करते हो तो 0.877 मार्क्स मिलते हैं, और एक क्वेश्चन को गलत करने पे 0.277, यहाँ पे 833 आएगा।
833 मार्क्स मिलते हैं और 0.277 मार्क्स कट जाते हैं, माइनस में हो जाते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो गाइस देखना, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो आप क्वेश्चन को कर रहे हो, उसमें टाइम लगा रहे हो और वो ऊपर से गलत हो जाए तो आपके कितने नंबर माइनस में हो जाते हैं। ट्राई करो अब, क्योंकि हर एक टाइप का मैं आपको ट्राई करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक बार खुद भी ट्राई करो। पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो। देखो, अगर मैंने बताया ना, ऑप्शन पे भी ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आपको वो वर्ड मिले ही ढूंढने से, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कहीं बोले ऐसे वर्ड्स नहीं मिल रहे, दिस, सच, एज, है ना, तो नहीं मिल रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। स्टार्टिंग से अपने जो बेसिक रूल है पहले वो देख लो ऑप्शन। फॉर, हाउएवर, देखो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस, इसको एक सेकंड रुकिए। फॉर से स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस, नहीं तो पी तो ऑप्शन से कट गया, ये वाला ऑप्शन नहीं होने वाला। द वर्क ऑफ द अर्लियर, ये वाला हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है यहाँ से सेंटेंस। येट, यस इट इज, यहाँ से नहीं हो सकता, तो आर भी कट गया। क्यू से हो सकता है, और इन दिस कंपोजिशन, देखो ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होगा ही नहीं, पता नहीं कौन सी एज की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्यू से भी, इस ये सॉरी एस से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच गया। मतलब मैंने सिर्फ ऑप्शन काटे हैं, मैंने सेंटेंस पूरे पढ़े भी नहीं है, सिर्फ ये देखा कि कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, कहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं नोट करके कि कहाँ कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। बट से स्टार्ट नहीं होता, कभी भी बट से स्टार्ट नहीं होगा। इन से स्टार्ट नहीं होता, इन, और मतलब ये कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे, आप खुद ही नोट डाउन करते रहो उसको। जैसे फॉर से स्टार्ट नहीं होगा, फॉर से कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, तो आप ये सब नोट करते रहें कि यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होते, यूजुअली नहीं होते हैं। बट से तो बिल्कुल भी नहीं होता। जो भी कंजक्शन, मतलब जो बीच में दो सेंटेंस को जो भी जोड़ने वाले वो होते हैं ना शब्द, उनसे तो बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे कि दैट से कभी नहीं होगा, दैट से कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। सच एज यहाँ से कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। मतलब ये जो क्वेश्चन बना रहा है उसने सिर्फ ऐसे ही फटाफट बस जहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है वहीं से ही नेक्स्ट सेंटेंस को कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो उसने ये भी नहीं सोचा कि कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कहाँ से नहीं, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इस लेक्चर में का इतना ही, थैंक यू।